हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसका नाम है टैली में कंपनी कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरा सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि कंपनी क्रिएट कैसे करते हैं, उसके पहले हमको ये समझना ज़रूरी है कि हम कंपनी क्यों क्रिएट करते हैं। स्टार्ट करते हैं फिर से बच्चों। जब आप लोग पहली बार फेसबुक पे जाते हो तो हम सबसे पहला कार्य क्या करते हैं? हमारे दोस्तों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजना है ना, बोलो। हमारी क्लास के दूसरे लोगों को परेशान करना है ना, मीम्स बनाना है ना, बोलो। होता ही नहीं होता? यही सबसे पहले करते हैं हम? नहीं, सबसे पहले हम एंजल प्रिया की प्रोफाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमारा अकाउंट बनाते हैं, हमारा, है ना। समझ रहा है शैतान? सबसे पहले हम किसका अकाउंट बनाएंगे जिसमें हम क्या बताते हैं? हमारा नाम, हमारा सरनेम, है ना, हम कहाँ तक पढ़े हैं, हाँ, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, फिर हम मेल है फीमेल है, इंटरेस्टेड मेल में है फीमेल में, ऑल टाइप्स चलता है ना। डेट ऑफ बर्थ हमारी, जिससे पता चलता है कि हम क्या, हमारी एज क्या है, अबाउट अस, हमें क्या पसंद है, हम कौन है, हम क्या है ना। अब आप लोग सबसे ज़्यादा झूठ बच्चे कहाँ लिखते हैं? अबाउट मी, है ना। बोले आई एम CEO, डायरेक्टर, एंटरप्रेन्योर इन माय फादर्स कंपनी, है ना। हाँ, तो मतलब डेजिग्नेशन सीधे CEO लिखते बच्चे। CEO, कंपनी का नाम, पापा की कंपनी। तो आपके बारे में फेसबुक को आप बेसिक डिटेल्स बताते हो कि आप कहाँ रहते हो, एड्रेस बताते हो, आप कहाँ पढ़ते हो, उस कॉलेज का नाम बताते हो, है ना। फिर फेसबुक क्या करता है? इन सब चीज़ों को एनालाइज करता है। फिर फेसबुक आपको, आपसे रिलेटेड चीज़ों को आपको सजेस्ट करता है कि नहीं। जैसे आपके क्लास के जो फ्रेंड्स होंगे, जो आपके फेसबुक आईडी में आपके फ्रेंड्स नहीं है परंतु आपके फ्रेंड्स के फ्रेंड्स हैं, तो वो आपको भी सजेस्ट करेगा क्या ये आपके भी फ्रेंड्स हैं क्या, क्योंकि ये भी सेम स्कूल के हैं, या आपके फ्रेंड्स ऑफ फ्रेंड्स भी हैं, तो इसलिए हाई प्रोबेबिलिटी बनती है कि आप भी उनको जानते हो, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें होती है बच्चों। तो सबसे पहला कार्य जो हम फेसबुक पे जाके करते हैं वो होता है हमारा खुद का इंफॉर्मेशन देना, मतलब हमारा खुद का अकाउंट बनाना, ठीक है। तो जब भी आप अकाउंटिंग करोगे तो अकाउंटिंग का सबसे पहला नियम क्या होता है बच्चों? कि हमें हमारी कंपनी का डिटेल बताना पड़ेगा टैली को, कि हमारी कंपनी का नाम क्या है, हमारी कंपनी का ऑफिस कहाँ पर है, उसका एड्रेस क्या है, उसका पिन कोड क्या है, उसका फैक्स क्या है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, उसका वेबसाइट क्या है ना, बोलो, उसका स्टेट क्या है, और मेरी कंपनी का GST नंबर क्या है। अरे एक बात बताओ, मेरे को एक बात बताओ आप लोग कि विशाखापट्टनम से अगर मैं ब्रह्मा नगरी जाता हूं तो क्या मैं सेम स्टेट में हूं, सेम कंट्री में हूं, सेम सिटी में हूं? पहले एक सिंपल एग्जांपल देता हूं कि जब मैं व्यापार कर रहा हूं इंदौर से बंबई, तो ये एक ही प्रदेश में व्यापार हो रहा है या नहीं हो रहा है? क्योंकि आपको पता है कि बंबई दूसरे स्टेट में आता है। अब वही मेरा सवाल था कि मैं ब्रह्मा नगरी से उदय नगरी जा रहा हूं, उदाहरण के लिए,
ब्रह्मा नगरी से उदय नगरी में जा रहा हूँ। अब ये सेम स्टेट में है, हमें पता ही नहीं कौन सी सिटी कहाँ है। मुंबई हमें इसलिए पता है क्योंकि वो हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है, हमारे देश का फाइनेंस कैपिटल बनती रहती है, जाती रहती है। दिल्ली और मुंबई हमेशा कंपटीशन में रहते हैं, इसलिए हमें पता है कि मुंबई कहाँ है, और हम जहाँ रहते हैं हमें पता है कि हम इंदौर कहाँ हैं। हाँ ना बोलो, ठीक है। तो अब हमें पता करना है कि जब आप, ऐसा सरकार बोलती है कि जब आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में माल भेजते हो या माल खरीदते हो तो आप जीएसटी में CGST SGST नहीं लगा सकते हो, आपको लगाना पड़ता है IGST। क्या लगाओगे? IGST। जब आप लोकल व्यापार करते हो, मतलब इंदौर टू इंदौर, इंदौर टू देवास, देवास से भोपाल, भोपाल से ग्वालियर, तो इन सब में क्या लगेगा बच्चों? CGST और SGST। पर भोपाल से आगरा जाएंगे तो IGST लगेगी। ये तो आपको पता है कि दूसरा स्टेट है, दिल्ली को तो नहीं पता है कि कौन सा शहर कौन सा स्टेट में। हाँ ना बोलो। तो इसीलिए आपको टेली को बताना पड़ता है कि आप कहाँ हो, आप कहाँ हो, मतलब कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड हो। तो जब भी आप किसी दूसरे स्टेट में व्यापार कर रहे हो तो उसको पता चल जाएगा कि हाँ आप इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली IGST लगा कर देगा आपको। समझ में आ रहा है? आप कौन से इनकम टैक्स सर्कल में अपनी इनकम टैक्स भरते हो? इनकम टैक्स ऑफिस हर जगह होते हैं। आप अपना इनकम टैक्स दिल्ली में जाके भरते हो क्या? आप अपना इनकम टैक्स केरल के इनकम टैक्स ऑफिस में जाके भरते हो क्या? आप अपना इनकम टैक्स कहाँ भरते हो? इंदौर में। बाईपास पे भरते हो? हैं? है? एक सेकंड, उसको बोलो क्या, कहाँ भरता है बेटा तू? आयकर विभाग में इंदौर में। ठीक है, तो बाईपास पे कौन सा भर रहा है? वही सुन, ये इसने बोला होगा। बाईपास तरफ है। तो बच्चों आपको समझ में आ गया कि सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? इंट्रोडक्शन करना पड़ेगा हमारा और टैली का, मतलब कि हमारी कंपनी का नाम क्या है ना, हमारी कंपनी कहाँ पर सिचुएटेड है, ठीक है, हमारी कंपनी का GST नंबर है भी या नहीं है ना। जब आप लोग टैली पहली बार नया इंस्टॉल करते हो तो आपका स्क्रीन कुछ इस प्रकार दिखता है ना, बोलो। अब यहाँ पर जो पीला लाइन आ रहा है आपको, येलो लाइन, वो होता है सिलेक्शन, मतलब अब ये आपका कर्सर कहाँ है ये कौन बताएगा आपको? येलो लाइन बताएगी। तो अभी आपका कर्सर कहाँ आ रहा है? गधे अप पे आ रहा है। येलो लाइन तो खुद ही कर्सर है। बड़ा तू ब्लैक एंड वाइट पहन के आया, ज़ीब्रा क्रॉसिंग में जा रहा है तू। हेलोवीन का भूत नहीं उतरा अभी तक? हेलोवीन चल रहा, पता कि नहीं पता अभी है? तो बच्चों कर्सर कहाँ है अभी हमारा? अप पर है ना। अब आपको सबसे पहले टैली में आपकी क्या प्रोसेस होती है? कंपनी क्रिएट करेंगे। तो हम कौन से ऑप्शन पे जाएंगे बच्चों? कहाँ लिखा है क्रिएट न्यू कंपनी? क्रिएट द कंपनी भी कहाँ लिखा है? चलिए बताइए। तो तुम्हें पता है तो उससे क्या होता है? उसके पास ऑप्शन भी तो होना चाहिए। हमें पता है तुम्हारे पास दूध है, उसके पास नहीं हुआ तो सिलेक्ट कंपनी पे, सिलेक्ट कंपनी पे जाऊंगा मैं। तू ही बोल रहा ना बेटा, सिलेक्ट कंपनी, और अब पलट गया। हाँ तू पॉलिटिक्स में ट्राई कर एक बार। क्रिएट कंपनी का ऑप्शन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है? अब ऑफ हो गया, क्लियर दिखे ना। हाँ हाँ, तो आप कहाँ जाएंगे हम बच्चों? ये जितने भी ऑप्शंस आ रहे हैं इन सब ऑप्शंस को हम एक एक करके समझते हैं पहले।
सबसे पहला ऑप्शन क्या होता है बच्चों? क्रिएट कंपनी। मतलब हम कंपनी क्रिएट करना हो तो हमको कहाँ पे जाना है बच्चों? क्रिएट कंपनी के ऑप्शन पे जाना है। सिलेक्ट रिमोट कंपनी। अगर आपका सर्वर कहीं और दिल्ली में है और आपका वहाँ से यहाँ तक कोई कनेक्टिविटी नहीं है, तो अगर आपको वहाँ के टेली कंपनी के सॉफ्टवेयर से कनेक्ट करना है तो आप ये रिमोट कंपनी वाले ऑप्शन से यूज़ कर सकते हो, है ना। मतलब ये आप वाया इंटरनेट आप वहाँ के सर्वर से कनेक्ट कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब इसमें टेली.नेट ID वगैरह पासवर्ड सब लगता है, वो अपन आगे अभी समझेंगे कनेक्टिविटी के अंदर। ये लेवल 4 का पिक्चर है पूरा हमारा, ठीक है। अब दो तरीके के ऑप्शंस है हमारे पास, स्पेसिफाई पाथ और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। आप किसी से पूछो भैया पाकिस्तान का रास्ता कहाँ है, तो वो आपको क्या बोलेगा? भैया यहाँ से सीधे जाना, वहाँ से लेफ़्ट लेना, वहाँ से सीधे जाना, फिर वो दूसरा लेफ़्ट लेना, फिर राइट लेना, ऐसा करके वो आपको रास्ता बता देगा। ये हो गया एक तरीका। और दूसरा तरीका क्या है? चल मुन्नी मैं तेरे को पाकिस्तान छोड़ के आता हूँ, खुद ही छोड़ के आएगा वो। समझे नहीं समझे? है ना, बोलो। मतलब आप रास्ते में से किसी रैंडम आदमी से अगर आप रास्ता पूछ लो तो आपको बता रहे भैया आगे से लेफ्ट लेना आ जाएगा। और दूसरा क्या बोले? चलो भैया मैं आपके साथ चलता हूँ, आपको वहाँ तक छोड़ के आता हूँ मैं। समझ में आ रहा? कोई दो टाइप के गाइड होते हैं, रास्ते दो टाइप। मतलब है क्या तू है? ये सोच विचार में पहली बार देख रहा हूँ मैं, आप समझ लो। तो दो प्रकार के बच्चों गाइड होते हैं, एक जो गाड़ी पे बैठ के चलता है हमारे साथ, और एक जो हमको होता है ऐसे आगे से लेफ्ट लेना, आप घर पहुंच जाओगे। तो जो इंसान आपके साथ गाड़ी पे बैठ के चलता है उसको ऑप्शन को बोलते हैं सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। मतलब आपको डेटा कहाँ सेव करना है, या आपको एक एक जगह लेके जाएगा। सी में जाना है, डी में जाना है, ई में जाना है। आप बोलोगे डी में जाना है तो डी में आपका 100 फोल्डर्स दिखा देगा, कौन से फोल्डर में सेव करना है। तो ये आपके साथ वहाँ जाएगा स्क्रीन पे। समझ में आ गया? जी सर। स्पेसिफाई पाथ जो होता है ना, उसमें आपको टाइप करना पड़ेगा सी ड्राइव, फिर उसमें होगा एक विशाल नाम का फोल्डर, उसके अंदर मुझे मेरी कंपनी को सेव करना है। ऐसा पूरा टाइप करना पड़ेगा, है ना, बोलो। जी सर। सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आपको सिलेक्ट करना है, स्पेसिफाई पाथ में आपको कैसे करते हैं? टाइप करके दिखाओ जरा। ऐसे नहीं करते, बिना टक के भी हो जाता है, समझा? दो ऑप्शन होते हैं बच्चों, ये आपको ऑप्शन हमेशा दिखेंगे, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव और स्पेसिफाई पाथ। स्पेसिफाई पाथ क्या होता है? आपको टाइप करना पड़ेगा, और सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको बच्चों मेरी बात? चलो देखो, अब आप देखो जो हमारा कर्सर है अभी कहाँ है? वो कर्सर हमारा आप पे बच्चे, येलो येलो, ये पीला पीला दिख रहा है, ये पीला पीला हमारा कर्सर है ना। तो वो किस पे है अभी? आप पे। उसके ऊपर आपको दिख रहा है सी, यूजर्स, पब्लिक, टेलीप्राइम, डेटा। ये लोकेशन होती है। क्या होती है ये? लोकेशन, जो आपको टाइप करना पड़ती है। कौन सा ऑप्शन में? स्पेसिफाई पाथ में। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो ये इस तरह से अगर आपको टाइप करना आता है तो कोई समस्या नहीं है। और अगर हमको इतना डीप में कंप्यूटर नहीं आता है, हम चाहते हैं कि हमारे सामने स्क्रीन खुल जाए, उसमें हमसे पूछ ले कि कहाँ सेव करना है, कैसे सेव करना है, और हम उस पर बस माउस से लेके जाएं तो हमारे लिए ईजी हो जाएगा, है ना, बोलो। जी सर। तो ये दो ऑप्शन है। अब हमने यहाँ पे बच्चों क्या सिलेक्ट किया है? क्रिएट कंपनी का ऑप्शन सिलेक्ट किया है, ठीक है। आप देखो जो लोकेशन, ये कौन है? बहुत ज़्यादा कॉफ़ी विद करण देख रहे हो बेटा आजकल, है? तो बच्चों देखो, कंपनी डेटा पाथ में आपको लिखा हुआ है ना, सी, प्रोग्राम फाइल्स, टेलीप्राइम, जी सर, है ना। तो ऐसा टाइप करने का मौका आपको कब मिलेगा? कौन सा ऑप्शन में मिलेगा? स्पेसिफाई पाथ वाले ऑप्शन में, ठीक है। और अगर आप सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में जाओगे तो सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में आपको सारे ऑप्शन दिखाया कि आपको
डेस्कटॉप पे सेव करना है, डॉक्यूमेंट्स में सेव करना है, दिस पीसी में सेव करना है, सी ड्राइव में करना है, डी ड्राइव में करना है, ई ड्राइव में करना है, एफ ड्राइव में करना है। हाँ ना बोलो। वो ऑप्शंस कौन दिखाएगा? सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में। और स्पेसिफाई पाथ क्या करेगा? जगह देगा, टाइप कर लो, टाइप कर लो। समझ में आया बच्चों? तो सबसे पहले हमारे पास कंपनी क्रिएशन की विंडो में हम लोग अभी कहाँ हैं हम लोग बच्चों? कैसे पता कि हम कंपनी क्रिएशन की विंडो में हैं? बच्चों एक स्काई ब्लू कलर की पतली सी लाइन दिख रही है आपको सबको? तो उसमें गोल्ड के नीचे वहाँ पर जो है ना, आप जिस भी स्क्रीन में काम कर रहे हो, करंट स्क्रीन का नाम कौन बताएगा आपको? ये आकाश का नीला रंग। है ना बोलो बच्चों? वहाँ पर अभी क्या लिखा हुआ है? कंपनी क्रिएशन। मतलब ये हम कौन सी स्क्रीन पर है? कंपनी क्रिएशन की स्क्रीन पर। सबको समझ में आ गया बच्चों मेरी बात? कंपनी क्रिएशन में सबसे पहले आपको ये पूछा जाता है कि आप जो कंपनी बनाने वाले हो, आपने मेरे को बोला कि सर मेरे को एक बैंक अकाउंट खोलना, तो मेरा सवाल क्या होगा? कौन सी बैंक में खोलना। उसके बाद क्या होगा? उस बैंक की सबसे नजदीकी शाखा कौन सी है? अरे मेरे को एसबीआई में डिपॉजिट करना है तो मैं एसबीआई अपने घर के पास वाले ढूंढूंगा, दिल्ली में आकर डिपॉजिट करके आऊंगा। सबसे नियरेस्ट लोकेशन। मतलब कि मुझे मेरा बैंक अकाउंट अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कहाँ खुलवाना है, तो आप मुझे वो लोकेशन बताओगे जो मेरे घर के सबसे नियरेस्ट। तो टैली को भी आपको वो जगह बताना पड़ेगी जहाँ पर आप अपना टैली का डेटा सेव करके रखना चाहते हो। बहुत सारे लोग वाइट में काम करते हैं, ब्लैक में काम करते हैं, तो वो जो अपना ब्लैक का काम है वो अपने कंप्यूटर में सेव नहीं करना चाहते, वो अपनी पेन ड्राइव में सेव करना चाहते हैं, है ना। तो आपने अगर पेन ड्राइव लगा रखी होगी तो पेन ड्राइव को DEF जो भी सीरियल नंबर मिलता है वो सीरियल नंबर आपको यहाँ पर डालना पड़ेगा बच्चों। सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? होता अपना अपना होता है ना, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर पहले वो जगह, वो लोकेशन बताना पड़ेगी टैली को कि भैया मैं इस जगह पर अपना घर बनाने जा रहा हूँ या अपनी कंपनी खोलने जा रहा हूँ। सबको क्लियर है बच्चों मेरी बात? चलो, तो ये सबसे पहला ऑप्शन है, इसको लिख लो बच्चों। हाँ LMS है, कंपनी डेटा पाथ। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, जल्दी बोलो। कंपनी डेटा पाथ में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम वो जगह बताते हैं टैली को जहाँ पर हम हमारी कंपनी का डेटा सेव करेंगे। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? अब वो जगह बताने के मेरे पास में दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन स्पेसिफाई पाथ और दूसरा ऑप्शन सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव। सबको समझ में आ गया मेरी बात? देखो स्पेसिफाई पाथ का ऑप्शन ऐसा आएगा बच्चों, ये आपको उसने बस खाली लाइन दे दी है आपको, ठीक है। अब मैं आपको इसका भी एक तोड़ बताता हूँ कि यहाँ पे भी अगर आपको कॉपी पेस्ट करना हो, ठीक है, तो कैसे करेंगे। तो जैसे आपको समझ लो इस जगह पे आपको अपना डेटा रखना है, तो ये हर डेटा में ऊपर आपको ऐसा लाइन बना हुआ लिखा हुआ आता है ना विंडोज़ में। तो यहाँ पे आपने पूरा उसको पूरा सिलेक्ट कर लिया लोकेशन को, यहाँ पे आपने Ctrl+C कर लिया कॉपी करने के लिए, यहाँ पे जाके आपने उसको पेस्ट कर दिया, तो लोकेशन यहाँ से ऐसे पेस्ट हो जाता है। पर अब इतनी माथापच्ची हमको टैली ERP9 में करना पड़ती थी। अभी टैली प्राइम में वो दूसरा ऑप्शन आ गया है, सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव वाला। वो टैली ERP9 में ऑप्शन नहीं था। आपने काम किया हुआ, आपको पता होगा टैली ERP9 पे वाला ऑप्शन नहीं किया हुआ आपने। अच्छा, समझ में आ गया बच्चों आपको मेरी बात? पहला ऑप्शन क्लियर है, कंपनी डेटा पाथ क्लियर हो गया सबको अच्छे से, कोई समस्या तो नहीं? चलो नेक्स्ट ऑप्शन पे आते हैं बच्चों। दूसरा ऑप्शन क्या है? अब आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा इंदौर में कोचिंग क्लासेस इस चीज़ का आंसर नहीं दे पाते हैं या इस टॉपिक को इस तरह से नहीं पढ़ा पाते हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
ये हमारा क्या है, यूएसपी है, जो मैं आपको अब टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ। गारंटीड आधे से ज़्यादा जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको भी नहीं पता होती ये चीज़ जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो ये चीज़ ही हमारी सबसे बड़ी यूएसपी बनने वाली है, क्योंकि जिन कोचिंग वालों को नहीं पता तो उनके बच्चों को भी नहीं पता, और हमें पता है, इसका मतलब हम उनसे ज़्यादा नॉलेजेबल कहलाएंगे। ज़्यादा नॉलेज को हमेशा ज़्यादा पैसा मिलता है। कंपनी नेम वो नाम होता है जिस नाम से उस कंपनी के कर्मचारी उस कंपनी को पहचानते हैं, है ना। कंपनी नेम वो नाम होता है जिस नाम से उस कंपनी के कर्मचारी मतलब एम्प्लॉइज उस कंपनी को पहचानते हैं। ये नाम आम जनता के लिए नहीं होता। ये नाम आम जनता के लिए नहीं होता है। ये नाम कंपनी के बाहर वाले किसी भी इंसान के लिए नहीं होता है। बहुत ध्यान से समझना ये बात। ये नाम सिर्फ और सिर्फ किसके लिए होता है? कंपनी के एम्प्लॉइज के लिए होता है। ये नाम किसी और के लिए कोई यूज कभी किसी को पता नहीं चलेगा कि ये कोई नाम भी ऐसा कुछ नाम है आपकी कंपनी का, नहीं पता चलेगा। एक उदाहरण देता हूं बच्चों में। मेरे 3 सेंटर्स चल रहे हैं इंदौर में, एक सपना संगीता पे, एक विजयनगर में, एक अन्नपूर्णा पे, है ना। हाँ ना, बोलो। मैंने तीनों की अलग अलग टैली की कंपनियां बना रखी है बच्चों। तीनों की टैली की कंपनियां अलग अलग बना रखी है। अब जब भी मैं बिलिंग करता हूं बच्चों को, स्टूडेंट्स को, तो तीनों ही जगह पे एक ही नाम लिखा हुआ आता है, टैलेंट मार्क एकेडमी, है ना, बोलो। परंतु इंटरनली मेरे को हर कंपनी का डेटाबेस अलग अलग चाहिए। हर कंपनी का डेटाबेस कि स्नेहनगर ने कितना कमाया, कितना खर्चा करवाया, विजयनगर ने कितना कमाया, कितना खर्चा करवाया, अन्नपूर्णा वाली ब्रांच ने कितना कमाया, कितना खर्चा करवाया, है ना, बोलो। तो मैंने 3 कंपनियां बना रखी है। तीनों कंपनियों को अगर मैं एक ही नाम देता हूँ, टैलेंट मार्क एकेडमी, टैलेंट मार्क एकेडमी, टैलेंट मार्क एकेडमी, तो जब मैं बिलिंग करूँगा तो मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं कौन सी कंपनी में बिलिंग कर रहा हूँ? हो सकता है कि मैं सपना संगीता पे काम जरूर कर रहा हूँ पर मेरी बिलिंग गलती से विजयनगर कंपनी पे कर दी है। हो सकता है, नहीं हो सकता क्या? हो सकता है ना। नहीं समझे मेरी बात बच्चों? समझ में आ रही है को मेरी बात? तो मैं क्या करता हूँ, इंटरनल रेफरेंस के लिए, मतलब सिर्फ जो कंपनी के एम्प्लॉयज़ है उनको क्या नाम दिखना चाहिए, उनको नाम दिखना चाहिए। जैसे सपना संगीता है तो उस कंपनी का नाम होना चाहिए सपना संगीता ब्रांच। विजयनगर वाली कंपनी है तो इंटरनल कंपनी के एम्प्लॉयज़ को क्या दिखना चाहिए? विजयनगर ब्रांच। अन्नपूर्णा की कंपनी है तो उसका नाम क्या होना चाहिए? अन्नपूर्णा ब्रांच। बाहर के लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ है, जो टैली उस कंपनी को एक्सेस कर सकते हैं, उनको नाम दिखेगा बस। बाहर के लोग कौन कौन हो गए? हमारे कस्टमर्स, हमारे सप्लायर्स, हमारे सरकार को भी आप जब जीएसटी, टीडीएस, इनकम टैक्स वगैरह जब भी आप भरोगे तो उसको कौन सा नाम दिखेगा जो आप बाहर के लोगों के लिए रखना चाह रहे हो? टैलेंट मार्क एकेडमी, है ना, बोलो बच्चों। कंपनी नेम इज ओनली एंड ओनली यूज्ड फॉर इंटरनल पर्पसेस, फॉर इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन यूज। कंपनी के अंदर के लोगों के लिए ही वो नाम यूज होते हैं। और क्या बोलते हैं उस नाम को? कंपनी नेम। समझ में आ गया बच्चों को मेरी बात? कोई समस्या तो नहीं? कोई समस्या नहीं है? अरे आना बोलो जी सर। तुम सब अगर ऐसे हरकतें करें, सबको प्रोजेक्टर खड़ा करवा दूंगा सबको चालू करने के लिए। फिर ये काम करना मेरा टेक्नोलॉजी वाला है, ये प्रोजेक्टर सुधारा, ये कराएगा। मैं समझा रहा हूँ, सुनी नहीं, सबका प्रोजेक्टर पे ध्यान है। कंपनी नेम क्या होता है? जो बाहर वालों को दिखाते हैं। इसलिए बोल रहा था प्रोजेक्टर की जगह मेरे पे ध्यान दो। हैं
जो कंपनी के ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के लोग हैं उनको जो नाम दिखना चाहिए उसको मैं क्या बोलूँगा? कंपनी नेम बोलूँगा। सबको समझ में आ गया मेरी बात? किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पर? कंपनी नेम कभी भी आपकी प्रिंटिंग में नहीं आएगा। कंपनी नेम कभी भी प्रिंटिंग में नहीं आएगा, क्योंकि वो किसके लिए यूज होता है? सिर्फ इंटरनल यूज के लिए है वो, बाहर के लोगों के लिए नहीं है वो। सबको समझ में आ गया मेरी बात? अब दूसरा नाम आता है बच्चों मेलिंग नेम। क्या नाम आता है? मेलिंग नेम। तो मेलिंग नेम क्या होता है बच्चों? मेलिंग नेम कंपनी का वो नाम होता है जो बाहर के लोगों के लिए यूज होता है। जो बाहर के लोगों के लिए उसको मैं क्या बोलता हूं? मेलिंग नेम। क्या बोलता हूं? कंपनी नेम क्या होता है बच्चों? जो इंटरनल यूजर्स के लिए होता है। और मेलिंग नेम क्या होता है बच्चों? जो बाहर के लोगों के लिए होता है। सबको क्लियर है ना मेरी बात? हमारा जीएसटी रिटर्न अगर मैं टैली से प्रिंट आउट करूंगा तो वो कौन से नाम पे प्रिंट होगा? क्या नाम आएगा उस पर लिखा हुआ? कौन सा नेम? मेलिंग नेम या कंपनी नेम? कंपनी नेम है मेलिंग नेम? मेलिंग नेम। कंपनी नेम का कोई ऑफिशियल पर्पस नहीं होता है, वो सिर्फ मेरे यूज़ के लिए होता है। और ज़रूरी नहीं है कि कंपनी नेम और मेलिंग नेम हमेशा अलग अलग हो, वो तो मेरे को सुविधा चाहिए थी इसलिए मैंने उसको इस्तेमाल करा। जनरली आप क्या करते हो कि ऑर्गेनाइजेशन का जो नाम होता है बाहर के लोगों के लिए भी वही होता है और हमारे लिए भी वही होगा। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? तो जब भी आप कंपनी नेम टाइप करते हो तो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिकली वो नाम कॉपी पेस्ट होकर आ जाता है। बाय डिफ़ॉल्ट टैली ऑटोमेटिकली उसी को कॉपी पेस्ट कर देता है। फिर अगर आपको मेलिंग नेम चेंज करना है फिर आपको उसको हटा के या उसको डिलीट करके फिर से नया नाम मेलिंग नेम में लिखना पड़ता है ना? जब भी आप कंपनी नेम में कोई भी चीज़ टाइप करोगे तो मेलिंग नेम में ऑटोमेटिकली वो कॉपी पेस्ट हो जाएगा, क्योंकि टैली मान के चलता है जनरली लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ती ही नहीं है। हाँ ना बोलो? समझ में आ रहा है ना बच्चों? बेटा तू क्या लिख रहा है? हाँ पक्का नहीं, शायरी वायरी तो नहीं लिख रहा है ना? एड्रेस बच्चों, एड्रेस जो होता है ना हमेशा हमको 3 लाइन में लिखना चाहिए। कितनी लाइन में? पहली लाइन में हम लोग लिखते हैं फेमस लैंडमार्क, नहीं सॉरी मैं गलत पढ़ा गया। पहली लाइन में हम लोग लिखते हैं हमारा प्लॉट नंबर एंड बिल्डिंग नेम। जो कमर्शियल बिल्डिंग्स होती है ना, जैसे अपने इंदौर की मैं बताऊं तो ऑफिस नंबर 238 एनआरके बिजनेस पार्क। समझ में आ गया है ना? तो 2 प्रकार से हम पहली लाइन लिखते हैं, ऑफिस नंबर एंड बिल्डिंग नेम या फिर प्लॉट नंबर एंड कॉलोनी नेम। जैसे हमारा ऑफिस जो है वो कौन सी जगह पर है? 138 स्नेहनगर पर है, तो प्लॉट नंबर एंड कॉलोनी नेम। ठीक है? या फिर सी जगह आप क्या लिख सकते हो, अगर एक बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में सिर्फ एक छोटा सा ऑफिस ही हमारा है तो आप क्या लिखोगे? ऑफिस नंबर 102 एनआरके बिजनेस पार्क, मतलब ऑफिस नंबर एंड बिल्डिंग नेम। समझ में आ गया ना बच्चों? दूसरी लाइन में हम लिखते हैं हमारा फेमस लैंडमार्क लोकेशन। फेमस लैंडमार्क या लोकेशन, हमारे यहाँ का फेमस लैंडमार्क क्या है? सपना संगीता रोड। एनआरके बिजनेस पार्क का फेमस लैंडमार्क क्या है? विजयनगर एरिया। आना बोलो जी सर। ठीक है? तो फेमस लैंडमार्क और लोकेशन हम लोग कहाँ लिखते हैं? दूसरी लाइन में लिखते हैं। तीसरी लाइन में हम लोग लिखते हैं हमारा गांव, तहसील, जिला, डिस्ट्रिक्ट, शहर। हमारा तो शहर है तो इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? इंदौर। ठीक है? अगर मांडव में कोई कांड हो जाए, मांडव जो हिली एरिया है हमारा, वहां पर अगर बिजनेस में कोई इशू आ जाए तो वहां पर क्या होगा बच्चों? वहां पर जो डिस्ट्रिक्ट लगता है वो धार लगता है, मतलब जिला
धार। समझ में आ गया आपको मेरी बात, है ना? पर हमारा तो शहर है तो हमको तो कोई तकलीफ ही नहीं है, शहर में तो सारी सुख सुविधाएं उपलब्ध है ना? बोलो। तो तीसरी लाइन में हम लोग क्या लिखते हैं? हमारा तहसील, गांव, जिला, शहर, ठीक है, जो भी। अपना तो इंदौर है, ठीक है। समझ में आ गया बच्चों? यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये, आधे से ज़्यादा लोग, आधे से ज़्यादा कोचिंग क्लास वाले कंपनी जब ये क्रिएशन पढ़ाते हैं तब ये बताते ही चाहिए कि इसका कितना महत्व है इस चीज़ का। यहाँ पर स्टेट डालना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ समय पहले मैंने आपको भी एक एग्जांपल दिया था कि आप अपना स्टेट बताओगे कि आप कौन से स्टेट में हो, तो टैली को पता चलेगा कि आपका जीएसटी नंबर कौन से रोल नंबर से स्टार्ट होगा, क्योंकि हर स्टेट का अपना एक रोल नंबर है। दिल्ली का जीएसटी नंबर, दिल्ली में जितने भी बिजनेस है सबका जीएसटी नंबर 07 से स्टार्ट होता है। हमारे एमपी में जितने भी बिजनेस है उसका अगर रजिस्ट्रेशन एमपी का है तो वो 23 से स्टार्ट होगा, है ना? बोलो। पूरे महाराष्ट्र के जितने भी बिजनेस है उन सब का जीएसटी नंबर जो है 27 से स्टार्ट होगा। ये याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो मेरे को याद होगा तो मैं ज्ञान दे रहा हूँ, बस याद रखने का जरूरत नहीं है। ये लिस्ट मिल जाएगा पूरा आपको, इजीली मिल जाएगा, सब तकलीफ वाली बात नहीं है। तो टैली को कैसे पता चलेगा? आपने मध्य प्रदेश में आपका रजिस्ट्रेशन बता रहे हो और आप जीएसटी नंबर डाल रहे हो आपकी महाराष्ट्र वाली ब्रांच का, टैली को कैसे पता चलेगा कि आप सही कर रहे हो गलत कर रहे हो? तो टैली को सबसे पहले बताना पड़ेगा कि आपका बिजनेस कहाँ रजिस्टर्ड है, ठीक है? तो अगर आपने फिर जब आखिरी में जो जीएसटी नंबर मांगेगा वो आपसे बाद में, जीएसटी नंबर में अगर आपने 23 की जगह कुछ भी लिख दिया तो आपको बोलेगा आपने गलत लिखा। क्यों? क्योंकि आपका एमपी का स्टेट का जीएसटी नंबर कैसे स्टार्ट होता है? 23 से स्टार्ट होता है। समझ में आया बच्चों को मेरी बात? स्टेट डालने से आपको ये पता चलेगा कि आपका बिजनेस कौन से स्टेट में, जीएसटी का बिजनेस कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है। स्टेट डालने से ये पता चलेगा कि आप इनकम टैक्स फाइलिंग, आप अपने जितने भी टैक्सेशन की प्रोसीजर्स होती हैं वो सब आप कौन से स्टेट में फॉलो कर रहे हो। इनकम टैक्स भरने हम दिल्ली जाएंगे क्या? नहीं ना, हम कहाँ भरेंगे? नियरेस्ट हमारे कौन से स्टेट में है हमें पता होना चाहिए, है ना? हम जीएसटी भरने दिल्ली जाएंगे क्या? नहीं। मैं दिल्ली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन सबके ऑफिसेज जो हैं वो दिल्ली में भी है, हेड ऑफिस दिल्ली में ही है ना सबके। इनकम टैक्स का हेड ऑफिस, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये सब कहाँ है? ये सब दिल्ली में तो है सब, इसलिए मैं दिल्ली कर रहा हूँ। मेरा कोई प्रेम नहीं दिल्ली से ना, पता नहीं। स्टेट डालना में समझ में आ रहा है आपको मेरी बात, है ना? अच्छा, एक और बात बताऊँ मैं, जब हम जीएसटी पढ़ेंगे ना तो एक और चीज़ पढ़ेंगे कि सभी स्टेट्स को बराबर नज़रों से नहीं देखा है जीएसटी ने। जो कमज़ोर पहाड़ी इलाके वाले स्टेट्स हैं उसका हिसाब किताब थोड़ा सा अलग भी चलता है। नहीं, जीएसटी बराबर ही लगता है, हाँ, उसमें वसूली थोड़ी कम लिमिट में आती है। हमारे यहाँ पर यह बोला जाता है कि जो नॉर्मल स्टेट्स होते हैं उसमें अगर आप गुड्स का व्यापार करो, गुड्स प्रोडक्ट्स का, माल का व्यापार कर रहे हो, और अगर आपका एक साल में 40 लाख से ज़्यादा का टर्नओवर हो जाता है तो आपको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी है। परंतु वो जो 5-7 भाई बहन है उत्तराखंड और वो सब, तो उन भाई बहनों के लिए बोला तुम्हारे पास तो ज़्यादा व्यापार करने के लिए कुछ जगह ही नहीं, पूरा तो पहाड़ में हो, तो बोलता है कि 40 लाख तो आप कर नहीं पाओगे, तो एक काम करो, तुमसे वसूली तो चाहिए हमको। बोला तुम लोग के यहाँ पर जो भी बिजनेस रजिस्टर होगा अगर वो 20 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर देगा तो उसको जीएसटी नंबर लेना कंपलसरी हो गया। नहीं समझे मेरी बात? समझ में आ गया? तो आपको पता होना पड़ेगा टैली को कि आपके यहाँ पे जीएसटी नंबर का कंपल्शन कब आ रहा है, 20 लाख पे आ रहा है या 40 लाख पे था। वो ये सब चीज़ें हम लोग जीएसटी बहुत डेप्थ में पढ़ेंगे, अभी से मैं उदाहरण दे रहा हूँ, एग्जाम्पल जरूर मत करो। क्लियर हुआ सबको मेरी बात? अब दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कंट्री। एक उदाहरण देता हूँ मैं, हैदराबाद का। हैदराबाद कहाँ आता है? हैदराबाद कहाँ आता है? हैदराबाद कहाँ आता है? और मैं बोलूँ हैदराबाद पाकिस्तान में भी है, तो जब है बोल रहा हूँ तो फिर पाकिस्तान में है, वहाँ पर भी हैदराबाद कोने में, खोपचे में देखा था? नहीं, मैं तो ध्यान से नहीं देखा मैंने, मेरे को लग रहा है तुम थोड़ा फैमिली प्लानिंग कर रहे हो।
शिफ्ट विफ्ट होना तुमको आगे। बोला रिटायरमेंट के लिए सबसे अच्छी जगह मेरे लिए पाकिस्तान है। अच्छा तुम गलती से वहाँ पहुँच गए थे, सलमान खान तो नहीं हो तुम? इंदौर कहाँ आता है? इंदौर कहाँ आता है? और मैं बोलता हूँ यूएस में भी एक इंदौर है। तो सर्च कर लो। क्या मजाक कर रहा हूँ? क्या रिकॉर्डिंग चल रही है? फुद्दू बनाने का काम ही क्या मैं? सर्च कर लेंगे। हाँ ना, बोलो बच्चों। जॉर्जिया एक कंट्री भी है और एक अमेरिका का एक स्टेट भी है। कहने का तात्पर्य ये है कि आपको सिर्फ स्टेट और सिटी बता के काम नहीं चलेगा, आपको अपनी कंट्री भी बताना पड़ेगा। अब उदाहरण के लिए मैं इंटरनेशनल बिजनेस करता हूँ स्पाइसेस का, कहीं से खरीद के कहीं बेच रहा हूँ मैं, पर मेरा बिजनेस जो है वो इंडिया में रजिस्टर्ड है। मतलब मैंने केनिया से ख़रीदा, नीदरलैंड्स में बेच दिया, परंतु जो मेरी अकाउंटिंग होती है वो कहाँ पर होती है? इंडिया में होती है बच्चों। समझ में आ रहा? तो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा कि आप कौन सी कंट्री की अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो करते हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर इंडिया में जो अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो होती है वो होती है सार्क नेशंस वाली। जो हमारे देश, जो अखंड भारत था पहले हमारा, जो वो टूट टूट के आज खंडित हो गया है, तो वो जो अखंड भारत में जितने भी कंट्रीज़ आती थी, इधर से आप अफ़गानिस्तान ले लो, पाकिस्तान ले लो, इधर आप इंडिया तो ही अपना, नेपाल ले लो, इधर नीचे अपना श्रीलंका ले लो, इधर अपना बांग्लादेश ले लो, उसके बाद में बर्मा आ गया, म्यांमार आ गया, ये सब चीज़ें, फिलीपींस, ये सब चीज़ें पहले हमारे देश का हिस्सा हुआ करती थी। थाईलैंड का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, वो स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट नाम है उसका, स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट। वो अपने आप को भगवान राम के वंशज मानते। तो हमारा हिंदुस्तान पहले बहुत बड़ा फैला हुआ था। कहने का तात्पर्य ये है बच्चों कि हमको यहाँ पर कंट्री बताना ज़रूरी है कि आप कौन सी कंट्री में रजिस्टर्ड हो। सार्क नेशंस को छोड़ के वर्ल्ड वाइड चलता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। हमारे यहाँ से जो बच्चे दुबई जाते हैं, हमारे से जो बच्चे रियाद, सऊदी वगैरह जाते हैं, तो उनको ये एक इशू आता है कि उन्होंने जो 11वीं-12वीं में जो अकाउंटिंग पढ़ी थी वो पढ़ी थी सार्क नेशन वाली अकाउंटिंग। अब जो अकाउंटिंग सिस्टम वहाँ पर जो लगता है वो होता है इंटरनेशनल अकाउंटिंग सिस्टम। ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है, पर वो पढ़ाई करना पड़ती है। मतलब 15 दिन का कोर्स होता है वो भी, है ना? बोलो जी सर, सबको समझ में आ रहा है मेरी बात? तो बच्चों कंट्री इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे आपको, अच्छा एक और चीज़, कंट्री क्यों इंपॉर्टेंट है, एक और एग्जांपल देता हूँ मैंने आपसे ये बात करी, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि $1 के मुकाबले रुपया $250 हो गया है। और सच है, प्रूफ ले सकते हो आप आज, सच है, आज प्रूफ ले सकते हो। मैं क्या बोल रहा हूँ, $1 US डॉलर के मुकाबले रुपया कितना हो गया? $250 हो गया। सच है, आई कैन प्रूव इट। तो आप लोग मोबाइल निकालोगे, आप लोग बोलोगे कि सर मोबाइल में तो ये 80-85 रुपये दिखा रहा है, आप $250 करके फुद्दू बना रहे हो। अब एक और कॉन्सेप्ट समझो आप, हमारा जो इंडिया है उसकी करेंसी है इंडियन रुपीस। पाकिस्तान की जो करेंसी है वो पाकिस्तानी रुपीस है। रुपीस तो वो भी है, नहीं समझा? मैंने आपको ये थोड़ी बोला था कि इंडियन रुपीस जो है वो $250 हो गया। मैंने आपको बोला था रुपया $250 हो गया। रुपया पाकिस्तान का $250 के आसपास चल रहा है। इसको तो पता होगा, तो रिसर्च कर रहे हैं ना। पाकिस्तान में रुपया चलता है। कहने का तात्पर्य क्या है बच्चों कि अब एक और एग्जांपल देता हूं मैं, अरे ढेर एग्जांपल है, तुम समझो, मजा आ जाएगा। डॉलर होता है एस में, बीच में डंडा कटा हुआ, 2 टुकड़े करे हुए डॉलर एस के, वो होते डॉलर का साइन। अमेरिका में भी डॉलर चलता है, ऑस्ट्रेलिया में भी डॉलर चलता है, और कनाडा में भी डॉलर चलता है। हेलो बोलो। अगर मैं बोलूं कि डॉलर कमजोर हो गया और आप समझो कि कनाडा की जीडीपी गिर गई, तो गलत है।
डॉलर पूरे विश्व में चलता है, चाइना में युआन चलता है। हाँ अरे वो छोड़ दो अभी, उससे फ़र्क, वो अलग पिक्चर है। मैं तो क्या बोल रहा हूँ, कनाडा का भी ऑफिशियल ट्रांजैक्शन क्या है, उसकी खुद की यूनिट क्या है, इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। हमारे इंडिया में रुपीज़ चलता है ना, वैसे कनाडा में अगर व्यापार करोगे ना तो वहाँ पर कैनेडियन डॉलर चलेगा। क्या चलेगा? कैनेडियन डॉलर। जब अमेरिका में व्यापार करोगे तो क्या चलेगा? यूएस डॉलर। जब आप लोग ऑस्ट्रेलिया में व्यापार करोगे तो वहाँ क्या चलेगा? ऑस्ट्रेलियन डॉलर। है ना, बोलो। सबकी पहचान अपनी अपनी है। हमारे हिंदुस्तान के जो रुपया है उसकी विश्व में पहचान किससे है? INR, इंडियन रुपीस। समझ में आया बच्चों? नहीं समझे? हैं? हाँ, तो हमारे हिंदुस्तान की जो रुपया है उसका विश्व में पहचान कैसे होती है? INR से होती है। अब ये INR मतलब सबको क्लियर है? जब आप यहाँ पर कंट्री इंडिया डालोगे तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पर क्या आ जाएगा? INR आ जाएगा। पर आप जब कंट्री में ऑस्ट्रेलिया डाल दिया तो नीचे क्या आ जाएगा? AUD, ऑस्ट्रेलियन डॉलर। है ना, बोलो। समझ में आ रहा है आपको मेरी बात? अभी वो इंटरनेशनल ट्रेड में जो लगता है वो कंसेप्ट को हमको भूल जाने का है, और जब हम लेवल 4 में मल्टी करेंसी पढ़ेंगे तब समझेंगे उसका हिसाब किताब पूरा। वो बहुत डिटेल में जाएंगे उस चीज़ों में। स्टेट समझ में आ गया? कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है? कंट्री समझ में आ गई कितना जरूरी है डालना? और सबसे ज़्यादा जरूरी है पिन कोड डालना। आधे सारे बच्चों को पता ही नहीं पिन कोड क्या होता है। आज की तारीख में अगर आपको बड़ा व्यापार करना है, आप पिन कोड डाले बिना आप व्यापार कर ही नहीं सकते हो, कर ही नहीं सकते हो। सरकार आपकी जान ले लेगी। कैसे ले लेगी वो समझते हो? सरकार ने आजकल नए नियम निकाल दिए। सरकार क्या बोलती है कि जब भी आप एक जगह से माल को दूसरी जगह लेकर जाओगे, जब आप माल को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाओगे तो हमें पता होना चाहिए कि ये जो माल आपके आवक जावक हो रही है एक जगह से दूसरी जगह में, ये लीगल गुड्स है, लीगल गुड्स है। और इसको आपने GST डिपार्टमेंट को इस ट्रांजैक्शन की जानकारी दे रखी। इसके लिए सरकार ने एक प्रेम पत्र जारी किया है। उस प्रेम पत्र का नाम है ई-वे बिल। क्या है उस प्रेम पत्र का नाम? ई-वे बिल कोई टैक्स नहीं है। ई-वे बिल सिर्फ एक प्रेम पत्र है जो बताता है कि हाँ यार ये लीगल हो रहा है जो हो रहा है। ये जानकारी हमने GST डिपार्टमेंट को दे दी है। जिसको बेच रहे हो क्या उसका राइट्स है या नहीं है? जो बेच रहा है क्या उसके पास राइट्स है या नहीं है? खाना बोलो। समझ में आ गया सबको मेरी बात? कोई दिक्कत तो नहीं? ई-वे बिल में सबकी कुंडली जाती है। बेचने वाले की भी कुंडली जाएगी, खरीदने वाले की भी कुंडली जाएगी, और जो लेकर जा रहा है गाड़ी वाला, चुप 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 गाड़ी, उसकी भी डिटेल जाएगी। समझ रहे हो आप? बस वो डिटेल का एक पन्ना होता है और कुछ भी नहीं होता। कोई टैक्स नहीं है ई-वे बिल। और ई-वे बिल की एक खासियत बताऊं मैं क्या है कि ई-वे बिल जो होता है ना उसकी लाइफ लाइन होती है 1 दिन 2 दिन 3 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द किलोमीटर्स, कि आपका डिस्टेंस एक जगह से दूसरी जगह जाने का कितना लंबा डिस्टेंस है। समझ रहे हो? तो उस डिस्टेंस के बेसिस पे उसकी लाइफ लाइन तय होती है। उस डिस्टेंस के बेसिस पे उसकी लाइफ लाइन तय होती है। मतलब उदाहरण दे रहा हूँ मैं कि सरकार ये बोलती है कि आपको इंदौर से बम्बई जाना है गाड़ी लेके, तो अगर आपकी 20 टन की एक ट्रक है तो 20 टन के ट्रक को अगर आप अभी शाम को 6 बजे अगर भरते हो तो वो कल सुबह 9-10 बजे तक बम्बई लग जाएगी। वो मतलब एक रात का सफ़र है ना। आप उसको जो ई-वे बिल दोगे ना वो बोलेगा 100 किलोमीटर्स फॉर 1 डे। 24 घंटे में 100 किलोमीटर का ई-वे बिल का लाइफ लाइन होता है। मतलब इंदौर से बम्बई अगर 600 किलोमीटर है तो उस ई-वे बिल की वैलिडिटी कितने दिन की हो गई? 6 दिन की हो गई। कितने दिन की हो गई? 6 दिन की हो गई। समझ में आ रहा है आपको? गाड़ी कितने दिन में पहुंच रही है? एक रात में। कहते 6 दिन में पहुंच रही है। आप समझ रहे हो? ई-वे बिल की भी लिमिट। तो ई-वे बिल को पता कैसे चलेगा? जहां से गाड़ी चल रही है और जहां पे गाड़ी को जाना है उसके बीच में दूरी कितनी है? पिन कोड से। किससे? समझ में आया आपको मेरी बात? तो वो एक एरिया है, उस एरिया से दूसरे एरिया के बीच का डिस्टेंस नापते हैं। पिन कोड टू पिन कोड का डिफरेंस या डिस्टेंस नापते हैं और उसी डिस्टेंस के बेसिस पे आपका ई-वे बिल का लाइफ लाइन बनता है।
नहीं तो आपको बॉर्डर में आगे गाड़ी बढ़ने नहीं देंगे आपकी। ई वे बिल नंबर के बिना कुछ भी पॉसिबल आगे नहीं। दिखाना पड़ता है ना, वो अपन आगे भी डिस्कस करेंगे, जीएसटी में बहुत डिटेल में पढ़ेंगे बच्चे। मैं अभी सिर्फ आपको एक कनेक्ट करना चाह रहा हूँ, जिससे मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये छोटी छोटी चीज़ें आपको कोई और कोचिंग वाला नहीं बताएगा, परंतु इन सब चीज़ों का महत्व क्या है, ये सब क्या हमारे लिए बेसिक चीज़ें दिखती है। स्टेट डालना, कंट्री डालना, पिन कोड डालना, नहीं डालेंगे तो भी चलेगा, परंतु इन सब चीज़ों का आगे जाके कहाँ कनेक्शन बनता है हमको वो समझना जरूरी है, तभी तो हम अकाउंटेंट बनेंगे ना। मतलब हम दिमाग बंद करके ठस डेटा एंट्री ऑपरेटर बन गए ना, क्या जैसा बोला वैसा करते चलो। गधा और घोड़े में फ़र्क होता है, गधे और घोड़े में फ़र्क होता है। और हमको क्या बनना है, इससे सुनना पहले क्या बोल रहा है तू बेटा? मैंने कहीं नहीं बोला, पीछे वाला बोल रहा है। नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ तुमको क्या बनना है, गधा बनना है घोड़ा बनना है? घोड़ा बनना है। समझ में आ रहा है बच्चों? स्टेट, कंट्री, पिन कोड है ना। आप लोगों में से कोई दूसरी कोचिंग में से पढ़ा हुआ आया हुआ है ना पहले? सर एक हफ्ते गए थे। एक हफ्ते गए थे, तो एक हफ्ते में तो पढ़ाया हुआ कंपनी क्रिएशन उन्होंने। डायरेक्ट क्रिएट करके दे दी थी और मतलब सेल परचेस की एंट्री करता था। डायरेक्ट एंट्री। वाह, वहाँ पर ऐसा तो नहीं था ना कि शक्ल के हिसाब से पढ़ा रहे थे? अरे मैं आपको मेरी ज़िंदगी का एक भगवान कसम, सुबह सुबह की मेरी पहली क्लास है, मैं आपको जीवन की मेरी सबसे बड़ी सच्चाई बताता हूँ। 2020 में जनवरी 2020 दिसंबर में जब कोरोना के बाद से जब वो क्लासेस को वापस रीओपन करने का नोटिस आ गया था कि आप क्लासेस वापस खोल सकते हो, तब हम लोग फैकल्टीज़ की हायरिंग कर रहे थे। ठीक है, तो एक फैकल्टी था मेरे पास आया, उसको 20 साल का एक्सपीरियंस था। कितने साल का? 20 साल से वो सिर्फ टैली पढ़ा रहा है बच्चों। अब मैं उससे क्या उम्मीद रखूँ? बहुत बढ़िया होगा, बहुत बेहतरीन होगा, बहुत अच्छा एनर्जेटिक पर्सन होगा, है कि नहीं। मैंने उसका इंटरव्यू लिया। इंटरव्यू में क्वेश्चंस के अंदर मैंने उससे पूछा सर टैली कहाँ की कंपनी है, तो भाई साहब बोले सर अमेरिका की कंपनी है। ये जीवन की सच्चाई है बच्चों, ये सच्चाई है। कई सारी चीज़ें जो टैली में इनबिल्ट होती है, मार्केट में लोगों को वो टैली की उन्हीं चीज़ों को करने के लिए पैसा मांगा जाता है। ये भी सच्चाई है। और ये सब चीज़ें जब आपको कोर्स आगे बढ़ाऊंगा तो मैं बताऊंगा कि इस टॉपिक से आप किस तरह से मार्केट में अर्न कर सकते हो। क्योंकि हमें पता है, लोगों को, कंपनियों को यही नहीं पता कि आपके एम्प्लॉयज़ का जो सैलरी मैनेजमेंट है, पीएफ फीस है, वो सब टैली में इनबिल्ट होता है। हम कंपनी से 1.5 लाख रुपए लेते हैं उसको सिर्फ सेटअप करके देने के लिए। 10 दिन जाते हैं उन कंपनियों के वहाँ पर, 100, 200, 300 एम्प्लॉय जितने भी हो, उसमें विजिटिंग सब मिल गया, उसमें हमारा ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस वगैरह सब मिल जाता है। मतलब उसमें कई सारे हमारे फैक्टर्स होते हैं, सब मिला के हमारा 1.5 लाख रुपये चार्ज होता है। अभी 1.5 लाख रुपये आपको मिलेंगे तो बुरे लगेंगे क्या? ये फ़र्क होता है एक जानकार इंसान में और एक अज्ञानता में। हमें 10,000 रुपये हमने इसलिए नहीं दिए क्योंकि यहाँ पर सब अच्छा लग रहा था, हमने 10,000 रुपये इसलिए दिए क्योंकि यहाँ पर ज्ञान पूर्ण तरह से मिलेगा आपको। हर चीज़ का क्या तो हर कोई बता देगा, क्यों हर कोई नहीं बता पाएगा। जी सर। पिन कोड डालना ये तो बता देगा, पर पिन कोड क्यों डालना है वो नहीं आपको पता चलेगा बच्चों, और उसी बात का पैसा है। हमको हर चीज़ को बहुत बारीकी से समझना है। कभी अगर मैं भूल जाऊँ आपको बताना कि इस टॉपिक को कहाँ पर कैसे क्या अप्लाई हो सकता है, तो मेरे से पूछ लेना। कभी कभी भावनाओं में मैं किसी और टॉपिक को बताने के चक्कर में बह जाता हूँ, तो आप मेरे से पूछो कि सर ये टॉपिक को कैसे अप्लाई होता है रियल लाइफ में, वो बताओ। तो मैं आपको 4-5 कंपनियों का एग्जाम्पल दे सकता हूँ। हम लोगों ने इतनी कंपनियों में काम किया 10 साल से कि हमको पता चल गया कि हर कंपनी के सेक्टर में कौन कैसा क्या काम होता है ना। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, अब वो भाई साहब देखो कंपनी क्रिएट करके दी थी उन्होंने, कितना समय लगेगा कंपनी क्रिएट करने में? 1 मिनट का काम है कंपनी क्रिएट करने में। हमको पर ही समझना जरूरी है कि ये सब चीज़ों का इफेक्ट कहाँ आता है। फिर हम बोलेंगे हमारा जीएसटी सही से नहीं आ रहा है, हम जीएसटी का रिबेट नहीं ले पा रहे। फिर हम जीएसटी का रिबेट लेने के लिए किसी टैलेंट मार्क के एकेडमी के दूसरे बच्चे को बुलाएंगे, फिर वो हमको रिबेट लेकर देगा, फिर वो हमसे 50,000 रुपये चार्ज करेगा। अगर मैं आपको 50 लाख रुपए का बचा के दूंगा तो क्या मैं आपसे 50,000 चार्ज नहीं कर सकता?
मैं आपको ये तो तरकीब बता सकता हूँ कि 90 लाख का अगर आपका इनकम टैक्स बनता है तो उसमें आपको ज़ीरो इनकम टैक्स पेएबल लायबिलिटी भी ला के दे सकता हूँ मैं आपको। 30% के स्लैब में आए थे, जिसको पता होगा इनकम टैक्स का, 90 लाख के इनकम टैक्स को भी मैं ज़ीरो तक लेकर आ सकता हूँ। मेरी अभी मैक्सिमम लिमिट वहाँ तक, और अब मैं अभी 1.5 करोड़ तक की जाने की कोशिश में हूँ, उसकी स्टडी चल रही है मेरी। तो ये सब चीज़ें भी पॉसिबल करके दे सकता हूँ। जिस इंसान का आप 10, 15, 20 लाख रुपए बचा के दोगे तो क्या 2 लाख रुपए आपको नहीं देगा वो? इसको बोलते हैं अकाउंटेंट। आपको अकाउंटेंट और डेटा एंट्री में समझ में आ रहा है डिफरेंस? एक बंदा सिर्फ डेटा एंट्री काम कर रहा है, परचेस सेल पेमेंट रिसिप्ट, और तुमको वही तो सिखाया जा रहा था वहां पर। बिल डालो, यही बोल रहा था तुमको। आगे बढ़े। पिन कोड समझ में आ गया बच्चों सबको? टेलीफोन नंबर, बाबूराव वाला टेलीफोन नंबर, ट्रिंग ट्रिंग, स्टार फिशरीज। तो बच्चों टेलीफोन नंबर को लिखने का भी एक तरीका होता है। हमारी इज्जत हमारे हाथ में। क्या कहा जाता है? हमारी इज्जत हमारे हाथ में। अब अगर मैं टेलीफोन नंबर में लिख दूं 2701 359 और एक टेलीफोन नंबर को मैं ऐसा लिखूं +91, फिर डैश लगाऊं, फिर 731, फिर डैश लगाऊं, फिर लिखूं 2701 हमारी इज्जत। तो हमें हमारी कंपनी को प्रेजेंट कैसे करना है, एक नव सीखिया तरीके से प्रेजेंट करना है, एक बहुत फॉर्मल ऑफिशियल तरीके से हमको हमारी कंपनी को लोगों की नज़रों में प्रेजेंट करना है, वो फ़र्क होता है। तो हमको उस फ़र्क को समझना है, उस फ़र्क को कैसे बनाते हैं वो भी समझना है ना? बोलो बच्चों। जी सर। तो ये प्रोसेस से चीज़ें बनती हैं। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर। अब बहुत सारे लोग गलतियाँ कर देते हैं कि अपने बिल पे, ये सब जो चीज़ें हो रही है पब्लिक के लिए हो रही है। पब्लिक मतलब जब भी कोई चीज़ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर क्या जाती है, रिपोर्ट्स जाती हैं, बिल्स जाते हैं। ऑर्गेनाइजेशन से बाहर मतलब प्रिंटिंग होकर एक्सपोर्ट होती है ना कोई भी चीज़ें, तो वो सब चीज़ों में ये सब चीज़ें प्रिंट होती हैं। अब मोबाइल नंबर लोग अपना पर्सनल नंबर दे देते हैं, जबकि आपको मोबाइल नंबर में क्या देना चाहिए? जो कंपनी का मोबाइल नंबर होगा, कॉन्टैक्ट नंबर है ना, आपको वो देना चाहिए। होता है कि नहीं होता है? सयाजी होटल देखिए आपने? सयाजी होटल का सबसे ऊपर देखोगे ना तो ऊपर एक उसने बहुत बड़ा नेटवर्क टावर लगा रखा है। टावर लगा रखा है उसने, नेटवर्क के डंडे लगे हुए ऐसे बड़े बड़े। उसने क्या कर रखा है, उसके जितने भी एम्प्लॉयज उसको उसने वहाँ की सीरीज का मोबाइल नंबर दे रखा है। जितने भी एम्प्लॉयज वहाँ पे काम कर रहे हैं, जिनके पास भी मोबाइल है, वो उनका सबके पास में सयाजी की सीरीज का मोबाइल नंबर है, रिलायंस का लगा हुआ है उनके पास में। कहने का मतलब कि उनके पास में मोबाइल नंबर की सीक्वेंस है। कोई एम्प्लॉय छोड़ के चला जाएगा तो दूसरा एम्प्लॉय का तो उसको वही मोबाइल मिलेगा, वही नंबर मिलेगा उसको, है ना? बोलो। कंपनीज एम्प्लॉयज़ से नहीं चलती, कंपनीज उनके डेजिग्नेशन से चलती है कि हमारा एचआर है, तो एचआर छोड़ के जाएगा तो दूसरा एचआर आएगा, आएगा नहीं आएगा? जो सेल्समैन छोड़ के आएगा दूसरा सेल्समैन आएगा, है ना? आएगा कि नहीं आएगा? कि नहीं यार दुकान ही बंद कर दोगा, सेल्समैन छोड़ के हम तो नहीं करेंगे, हमने जीवन से भरोसा उड़ गया हमारा, है? नहीं ना, ऐसा नहीं ना, हिम्मत रखना पड़ेगी ना अपने को। मोबाइल नंबर बच्चों, एक मोबाइल नंबर लिखना होता है 7005155516। एक मोबाइल नंबर लिखने का तरीका होता है +91, डैश लगा के लिखो 7000, फिर डैश लगा के लिखो 515, फिर डैश लगा के बाकी के 4 डिजिट्स लिखो। आप तरीका होता है प्रेजेंट करने का। खिचड़ी हम घर में भी खाते हैं, खिचड़ी हम 5 स्टार होटल में भी खाते हैं, और 5 स्टार होटल में जो घर में खिचड़ी 30 रुपये की बन जाती है, 5 स्टार में 350 रुपये देते हैं। फ़र्क क्या है? वेज हैदराबादी पुलाव नहीं कहते, बिरयानी है ना, स्टफ विद कॉटेज चीज़ एंड मशरूम एंड पता नहीं क्या क्या होता है। अरे वेज बिरयानी खिचड़ी हो गई ना। समझ रहे नहीं समझ रहे? फैक्स पहले के ज़माने में चलता था, आजकल तो ईमेल ने उस चीज़ों को ख़त्म कर दिए। ठीक है, ईमेल आईडी पता है सबको? ईमेल आईडी मेरी पर्सनल दूंगा angelpriya@gmail.com। नहीं, कंपनी देखेंगे इन्फॉर्मेशन वाली कि info@talentmarkacademy.com तक कोई भी इशू हो तो इन्फो वाली आईडी पे है, फिर वहाँ से वो राइट डिपार्टमेंट में फॉरवर्ड हो जाए, है ना? बोलो। वेबसाइट, अगर किसी को हमारी वेबसाइट को एक्सप्लोर करना हो, हमारे और भी प्रोडक्ट्स देखना हो उसको, तो वो हमको फ़ोन लगा के पूछेगा, ये भाई इसकी आप बता तो क्या है भाव है? ऐसा नहीं चलता है ना कि इसका क्या काम होता है, कैसे चलता है। तो इसके लिए क्या वेबसाइट बना रखी है हमने, जहाँ पर हमने प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डायमेंशन सब चीज़ें उसमें दे रखा होता है ना? बोलो।
सबको समझ में आ रही सारी चीज़ें? कोई दिक्कत नहीं? चलो बच्चों, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है बच्चों यहाँ पर, फाइनेंशियल ईयर बिगनिंग फ्रॉम। हमारे देश में नया साल कब बनाते हैं हम लोग? 1 जनवरी। हाँ, गुड़ी पड़वा दिवाली में भी बना लेते हैं, गुड़ी पड़वा भी बना लो। हर 2 महीने बाद न्यू ईयर है कि नहीं? हर 2 महीने के बाद गधो, हाँ बोल रहे हो। 31 क्या? हाँ, 1 तारीख को। कौन सी 1 तारीख? 1 जनवरी को न्यू ईयर बनाते हैं। इसके लिए तालियां बजाओ एक बार से। हम क्या पढ़ रहे हैं अभी? अकाउंटिंग। मतलब हम अकाउंटिंग के न्यू ईयर की बात करें। अकाउंटिंग में न्यू ईयर कब बनता है? 1 चाय 1 अप्रैल, मतलब 1 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का, है ना? बोलो बच्चों। तो पहला साल समझ लो, एक स्कूल है, उसका नाम क्या है? अकाउंटिंग स्कूल, है ना? उस स्कूल में हमने लेट एडमिशन लिया। हमने एडमिशन कब लिया? 1 नवंबर को लिया, है ना? और हर साल नई क्लास में कब जाता है बच्चा? 1 अप्रैल को जाता है। पुरानी क्लास की बुक्स को कब फेंकता है वो? 31 मार्च को देता है। मतलब टीचर्स को चेक करने के लिए दे देता है वो, ठीक है? एग्जाम्पल समझना, टीचर्स को चेक करने के लिए कॉपियां कब देता है वो? 31 मार्च को देता है वो, ठीक है? नई क्लास में कब जाता है वो? 1 अप्रैल को जाता है। अभी तो पहली बार स्कूल में नया एडमिशन है और गलती से लेट हो गया बच्चा, कोई दिक्कत है क्या? एडमिशन कब हुआ बच्चे का? 1 नवंबर को। तो उस बच्चे की कॉपी में जो नोट्स बनेंगे कौन सी तारीख से बनेंगे? 1 नवंबर। तो बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम क्या हो गया बच्चों? जहाँ नोट्स जिस दिन से मैंने अपने धंधे का पहला ट्रांजैक्शन शुरू कर दिया। अब वो बच्चा लेट आया था, बच्चा कौन हुआ? बच्चा हुआ वो बिजनेसमैन, है ना? टीचर कौन हुआ जो 31 मार्च से कॉपी चेक करता है? तो हमारी सरकार, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट। समझ में आ रहा है? और हर साल नई क्लास में जाता है, इसका मतलब नए फाइनेंशियल ईयर में जाता है वो, नए फाइनेंशियल ईयर में जाता है। अभी फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है? 21-22 नहीं, अभी कौन सा चल रहा है? 22-23 चल रहा है। समझ में आ गया आपको मेरी बात बच्चों? फाइनेंशियल ईयर कब से स्टार्ट होता है हमारा? 1/4 में 2000 भी आ गया। 1 अप्रैल से 31 मार्च से खत्म होता है, ठीक है? और बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम में कौन सी तारीख आती है बच्चों? जिस दिन पहली बार हम लोग बिजनेस में एंट्रियां लिखेंगे। आप समझो, जब मैं नई क्लास में आ गया, अब इस बार तो लेट एडमिशन था, अगले साल जब मैं नई क्लास में जाऊंगा तो मेरी कॉपी में नोट्स कौन सी तारीख से बनना शुरू हो जाएंगे? 1 अप्रैल से बनना शुरू हो जाएंगे मेरी क्लास की कॉपी में, तो है ना? बोलो, सिर्फ इसी साल का तो बन रहा है। मतलब हर साल मेरी कॉपी के जो नोट्स हैं वो कौन सी तारीख से शुरू होंगे? 1 अप्रैल से। और मेरी कॉपी और मेरी क्लास कब से शुरू होगी? 1 अप्रैल से शुरू होगी क्लास भी, और कॉपी के अंदर मेरे नोट्स भी कौन सी तारीख से बनेंगे? 1 अप्रैल से ही बनेंगे। बट जब पहला साल था, जब मैंने स्कूल में सिर्फ एडमिशन ही लिया था, सिर्फ उस साल के लिए मेरी कॉपी में नोट्स कब से बनेंगे? परंतु वो सेशन स्टार्ट कब हो गया था? 1 अप्रैल को स्टार्ट हो गया था, परंतु मेरी कॉपी में नोट्स कब से बनना शुरू होंगे? 1 नवंबर से, क्योंकि मेरा पहला ट्रांजैक्शन कब हुआ है? 1 नवंबर को हुआ है। समझ में आया? और मैं अपनी किताबों को बंद करके टीचर को कब दे दूंगा? 31 मार्च को। टीचर कौन हुआ? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, है ना? हम साल की एक इनकम टैक्स को भरते हैं। अब उसमें मत जाना कि यार सर उसमें भी बीच में हर क्वार्टरली एडवांस इनकम टैक्स भरना पड़ता है, टीडीएस लगता है, वो सब चीज़ें नहीं करता। अभी तो बेसिक चीज़ें पढ़ रहे हैं हम लोग। कोई समस्या तो नहीं बच्चों? ये हो गया हमारा कंपनी क्रिएशन। कोई समस्या, कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई गिले शिकवा? सबको अच्छे से आ गया?